हमारे पास साइंस का एमसीक्यूज है, व्हाई माइट द फुल लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ कॉपर केबल बी लोअर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम केबल, कि अगर हम ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें कॉपर की केबल यानी तार को या एल्यूमिनियम की तार को अगर इस्तेमाल करें तो कॉपर की जो तार है वो कम कीमत वाली क्यों लगती है। हालांकि अगर आप थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल करें या रेट उनका देखें तो कॉपर का जो केबल है वो महंगा है, एल्यूमिनियम का सस्ता होता है। लेकिन अगर लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करें तो कॉपर की जो तार है चूंकि वो ज़्यादा अरसा गुजारती है, वो अगर एल्यूमिनियम की केबल फ़र्ज़ करें कि 2 साल गुजारती है तो कॉपर की केबल जो है वो 5 साल गुजारती है, तो इस तरह उसकी कास्ट कम हो जाती है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों कम होती है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारे पास है कि कॉपर इज़ मोर ड्यूरेबल एंड रिलायबल ओवर टाइम, कि अगर ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कॉपर ज़्यादा देर पा होता है, उसकी कैपेसिटी बरकरार रहती है, वो रेजिस्टेंस ज़्यादा रखता है, एंड रिलायबल, और ये पायदार भी ज़्यादा होता है, टूट फूट का शिकार नहीं होता। ऑप्शन बी। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, स्टेम इज द मैन अबव ग्राउंड स्ट्रक्चरल एक्सेस ऑफ ए वेस्कुलर प्लांट प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टिंग वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। स्टेम यानी तना, ये ज़मीन के ऊपर एक ऐसा पौधे का हिस्सा होता है कि जो उसको सपोर्ट भी करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स करता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम यूज फॉर स्टोरेज इज कॉल्ड। अब जो स्टेम का बिल्कुल दरमियान वाला जो स्टोरेज का हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पिथ। पहला ऑप्शन है पिथ। अब स्टेम का अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो स्टेम के जो सबसे बैरूनी लेयर होती है, द मोस्ट आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये अंदर वाले हिस्सों की हिफाजत करती है। एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर होती है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल से मुराद होती है जाइलम और फ्लोएम। और बिल्कुल दरमियान में यानी सबसे अंदर ये सॉफ्ट किस्म का एक पोर्शन होता है कि जो खुराक को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है और उसी को पिथ कहा जाता है। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, व्हेन द लंग्स एक्सपैंड, जब फेफड़े खुलते हैं, एयर मूव्स इन, तो हवा उनके अंदर दाखिल हो जाती है, एंड व्हेन इट कंट्रैक्ट्स, और जब फेफड़े सिकुड़ते हैं, एयर मूव्स आउट, तो हवा उनके अंदर से बाहर निकल जाती है। द लंग्स आर अनएबल टू मूव ऑन देयर ओन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, फेफड़े अपनी मर्जी से सिकुड़ते और फैलते क्यों नहीं है, उसकी आपने वजह बतानी है। ऑप्शन है, दे आर फिल्ड विद फ्लूइड, क्योंकि उनके अंदर कोई लिक्विड चीज होती है। दे आर स्पॉन्जी एंड नॉन मस्कुलर, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है कि दे आर स्पॉन्जी एंड नॉन मस्कुलर, क्योंकि वो स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी से मुराद होती है कि ऐसी चीज कि जिसके ऊपर जब लोड आए तो वो सिकुड़ जाए और जब लोड हम हटा दें तो वो खुद बहुत फैल जाए। तो उसकी वजह यही होती है कि जो हमारे पास लंग्स होते हैं ये स्पॉन्जी किस्म के होते हैं। एक डायफ्राम होता है, जब डायफ्राम इस पर प्रेशर डालता है तो ये सिकुड़ जाते हैं, और जब डायफ्राम हट जाता है, दूर हो जाता है, तो फिर ये खुद बहुत फैल जाते हैं। ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। दे लैक ऑक्सीजन, दे आर टू रिजिड, ये ऑप्शन नहीं है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 76 नंबर, इम्यूनिटी के वाले से। टी सेल्स आल्सो नोन एज टी लिम्फोसाइट्स आर थाइमोसाइट्स। टी सेल्स ये इंसान के अंदर मौजूद सेल्स होते हैं। ये टी सेल्स का नाम टी सेल क्यों है? दरअसल ये एक ग्लैंड होता है इंसानों के अंदर, थाइमस ग्लैंड। ये चूंकि उससे बनते हैं और थाइमस टी से शुरू होता है, इसलिए इनको टी सेल्स कहा जाता है। अच्छा, ये करते क्या हैं? द मेन रोल ऑफ टी सेल्स इन द इम्यून सिस्टम इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। टी सेल्स का काम इंसानों के अंदर इम्यून सिस्टम में क्या काम होता है? तो जो टी सेल्स होते हैं इंसानों के अंदर वो ये काम करते हैं कि ऑप्शन सी, टू डायरेक्टली किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड एक्टिवेट अदर इम्यून सेल्स। टी सेल्स ये काम करते हैं कि बाहर से आने वाले जितने भी जरासीम हैं, वायरस वगैरह हैं, बैक्टीरिया हैं, ये इनको फौरन कत्ल करते हैं और फिर एक अलार्म बजा देते हैं कि जिससे बाकी जो सेल्स होते हैं वो सेल भी एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी बाहर से जब दुश्मन हमला करता है तो आर्मी के अंदर सायरन बजते हैं ताकि वो सारे तैयार हो जाएं। तो ये टी सेल्स भी यही करते हैं, बाहर से आने वाला जो हमारे दुश्मन है, वायरस है, उसको पहले ये मारते हैं और बाकियों को ये इत्तला दे देते हैं कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। अच्छा, टी सेल्स का एक और काम भी होता है कि टी सेल्स इंसानों के अंदर ये मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। मेमोरी सेल से मुराद ये है कि आपने देखा होगा कि जब हम छोटे होते हैं तो हम पोलियो के कतरे पीते हैं या टीके कुछ लगवाते हैं। तो अगर कभी 40 साल की उम्र के बाद भी हमें कोई बीमारी हो तो हमारे अंदर चूंकि वो
टी सेल्स मौजूद होते हैं जिन्होंने वो मेमोरी सेल क्रिएट किए होते हैं कि इस बीमारी का इलाज ऐसे करना है, तो फिर वो उसी वक्त उस तरह की एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं ताकि जो है वो उस बीमारी का इलाज किया जा सके। अच्छा, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। टू डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स, अब जो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने वाला काम ये टी सेल्स नहीं करते, बल्कि ये तो मैदे के अंदर काम होता है। टू कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड, अब ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन लेकर जाने वाला काम होता है वो तो जो है वो वेन्स और आर्टरीज लेकर जाती हैं, वो टी सेल्स नहीं करते। ऑप्शन डी है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज भी टी सेल नहीं करते पैदा, बल्कि वो बी सेल पैदा करते हैं, एक और किस्म के सेल होते हैं। अच्छा, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। डीमैग्नेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द मैग्नेट फील्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अब मैग्नेटाइज का मतलब क्या होता है? मैग्नेट हमने पढ़ा है, मैग्नेट से मुराद मकनातीस होती है, यानी जो मैग्नेट जो भी होती है वो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेट फील्ड पैदा कर लेती है, उसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो अपनी तरफ खींच लेगी। डीमैग्नेटाइजेशन क्या होती है कि मैग्नेटिक के अंदर यानी मकनातीस के अंदर वो जो खींचने वाली सलाहियत है वो ख़त्म कर दी जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन नॉट डिस्ट्रॉय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। नीचे 4 किस्म के प्रोसेस हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो डीमैग्नेटाइजेशन में मदद नहीं देता, यानी किस से जो मैग्नेट प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। हैमरिंग, पहला देखें हैमरिंग, यानी कोई भी अगर आपके पास मकनातीस है, अगर आप उसको हथौड़े से मारेंगे तो उसके अंदर जो सलाहियत है मैग्नेटिक की यानी दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की, ये मुतासर होगी, ये जवाब नहीं है। ऑप्शन बी है बॉइलिंग, किसी भी चीज़ को जब बॉयल करेंगे ना तो फिर उसके अंदर दूसरी चीज़ों को खींचने की सलाहियत ख़राब हो सकती है, कम हो सकती है, तो ये ऑप्शन दुरुस्त है। हीटिंग, मकनातीस को अगर हीट भी करेंगे एक ख़ास दर्जा हरारत तक तब भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ड्रॉपिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, अगर आप किसी भी मकनातीस को एक ऊंची जगह से किसी सख्त जगह पर गिराएंगे तो तब भी उसकी जो चीज़ें खींचने की सलाहियत है वो ख़राब हो सकती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 78 नंबर। द प्लैनेट्स विच आर फार अवे फ्रॉम द सन आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में 4 प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं जो सूरज के करीब होते हैं, और 4 प्लैनेट्स जो सूरज से दूर होते हैं उनको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। अब आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इनको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। दीज प्लैनेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर। हमने बताना है कि ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये किस चीज़ से बने होते हैं? सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से या प्लाज्मा से? तो इसका दुरुस्त जवाब है कि ये गैस से बने होते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट अब्सॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग यूजुअली इन फॉर्म ऑफ हीट। 2 किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि जो बाहर माहौल से एनर्जी हासिल करता है, और एक्सोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन होता है कि जो खुद एनर्जी देता है। मसलन इसकी आसान सी मिसाल क्या हो सकती है कि एंडोथर्मिक में होता है कि 2 चीज़ें जब अलग अलग हों तो जब उनको हम मिलाएंगे हीट देकर तो फिर जो एक चीज़ बनेगी इसको कहते हैं एंडोथर्मिक चीज़ें, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एक बड़ी चीज़ है आपके पास और अगर आप उसको हीट देंगे और वो चीज़ टूटेगी 2 या 2 से ज़ायद अक़साम में, 2 या 2 से ज़ायद अज्जा में, तो उसको कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आसान सी मिसाल है। हमने क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। आपने बताना है कि इनमें एंडोथर्मिक कौन सा है, तो ये ऑप्शन ए दुरुस्त है कि H2 + Cl2, ये दोनों अलग अलग थे, मिले तो HCl बन गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ये एंडोथर्मिक है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलते हैं और ये माहौल से एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं तो फिर ये HCl बनता है। बाकी सारे एक्सोथर्मिक हैं।